जी मैम। हाँ जी। तो आज के इस सेशन की शुरुआत सबसे पहले हम हमारे स्पिरिचुअल गुरु जो हैं और हमारे जो प्रेजेंट के गुरु हैं जो हमें ज्ञान देने वाले हैं उनको नमस्कार करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले आप सीधे होकर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, ज्ञान मुद्रा बना लें, आंखें बंद कर लें। चेहरे पर एक सौम्यता, सरलता, एक एंथुजियाज्म ले आए, एक उत्साह ले आए। आज के सेशन के लिए एक पॉजिटिव। टेक अ डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस लें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अब हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। टेक अ डीप इनहेल। उपस्थित हूँ। कल के हैं, कल थोड़ा सा टेक्निकल कारणों से हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो पाए थे। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। हम कल चर्चा कर रहे थे कोरोस्पोंडेंस थ्योरी। पहले चर्चा किए थे एक्यूप्रेशर के बारे में। व्हाट इज द एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर क्या होता है। एक्यू मीन्स सूक्ष्म बिंदु चर्चा किया था, और उसके बाद चर्चा किए थे प्रेशर मीन्स दबाव, अर्थात शरीर के सूक्ष्म बिंदुओं को दबाव देने की विधि को हमने एक्यूप्रेशर कहा था। साथियों, आज इसी के थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। कोरोस्पोंडेंस के बारे में जो थ्योरी थी, कोरोस्पोंडेंस थ्योरी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सादृश्यता का सिद्धांत। समान आकार प्रकार की वस्तु में समान ऊर्जा होती है, इसको मैंने डिटेल से समझाया था। अब हमें देखना यह है कि मैंने कहा कि यत पिंडे तत्र ब्रह्मांड, ये शरीर पूरे ब्रह्मांड का एक इकाई है। और हमारी शरीर की इकाई क्या है? सेल्स। हमारी जो सेल है बॉडी की यूनिट है। अगर एक यूनिट में पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर हो सकती है, तो एक हाथ की हथेली और पैर के तलवे में क्यों नहीं हो सकता? संभव है। तो ये संभव कैसे हो सकता है, इस सिद्धांत को दिखाने के लिए एक्यूप्रेशर में सुजो थेरेपी का एक आविष्कार किया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ की हथेली और पैर के तलवा। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण शरीर के सादृश्य बिंदु को कोरोस्पोंडेंस अर्थात सादृश्यता के अकॉर्डिंग इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। साथियों, सबसे पहले अपने हाथ और पैर को जरा ध्यान से, पैर तो नहीं, हाथ की हथेली को ध्यान से देखिए। जैसे कि आपको मैं पीपीटी में आपको यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखिए। अब हाथ में देखिए, कहीं कहीं आंख, कान, नाक, हाथ पैर कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। इसका वजह यह है कि हम पहली बार देख रहे हैं। अब इसको मैं दिखाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, और इस सिद्धांत को मैं साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी पूरी संपूर्ण हाथ की हथेली में पूरी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारे अपने बॉडी को देखें, आप अपने अपने बॉडी को देखें। आपका जो शरीर, अर्थात आपके शरीर के कितने एक्सटेंशन हैं, और कितना भाग जो है आपका धड़ वाला भाग है। धड़ वाला भाग मतलब मीन्स, कहने का मतलब आपका सीना वाला भाग, आपका उदर क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को देखिए। और ये दोनों भाग से जो निकला हुआ अलग से भाग है, जैसे 2 हाथ है, 2 पैर है, और एक ऊपर क्या है आपका सिर वाला भाग है, तो 5 एक्सटेंशन है। सबसे फर्स्ट देखिए, आपकी बॉडी का 5 एक्सटेंशन है। सेम वैसे ही अपने हाथ की हथेली को देखिए जरा। एक प्लेन वाला भाग है, उस प्लेन वाले भाग से कितना एक्सटेंशन बाहर निकला हुआ देखिए जरा, उसमें से जरा ध्यान से काउंट कीजिए। अंगूठा एक, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5 एक्सटेंशन है। जैसे आपकी बॉडी के 5 एक्सटेंशन है, वैसे ही आपके हाथ के भी और पैर के भी 5 एक्सटेंशन है। देख लीजिए आप, एक समानता है। मैंने बात कही थी समान आकार प्रकार की वस्तु में समान ऊर्जा। ऊर्जा की समानता कहाँ पे होगी, इसको देखना है हमें। तो आपके शरीर में भी 5 एक्सटेंशन है, और आपकी हथेली में भी 5 एक्सटेंशन। नंबर 1 मिल गया। आप अपने शरीर में बॉडी के जो कलर को देखिए। आपके शरीर, आपकी बॉडी में कलर कितने हैं देख लीजिए आप। बॉडी का कलर देख लीजिए आप। कलर देखेंगे तो देखिए एक सामने वाला भाग देखिए,
हथेली वाला भाग और बैक साइड का, एक वाइट है एक और डार्क है। वैसे ही चेहरे को देख लीजिए आप, सामने आपका फेस वाला भाग और पीछे आपका बैक वाला पार्ट, एक तो लाइट पार्ट है एक डार्क का पार्ट है। हम लोग एक्यूप्रेशर की भाषा में इस एक को कहते हैं इन वाला भाग और दूसरे को कहते हैं यांग भाग। तो इन और यांग भाग है, तो इस इन और यांग को हमें समझना पड़ेगा, ये इन यांग क्या है। तो लाइट वाला भाग है या सीधा भाग है उसको हम लोग इन कहते हैं, और जो बेक वाला पार्ट है उस बेक वाले पार्ट को हम लोग यांग कहते हैं। तो वैसे हाथ में भी देख लीजिए, हथेली में देख लीजिए, एक लाइट वाला पार्ट है और एक बेक वाला पार्ट है। तो बेक वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग यांग कहते हैं, और सामने फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम लोग इन कहते हैं। सब ये इन यांग क्या है, कुछ नहीं है, ये लैंग्वेज है, उन लोगों की भाषा है जिन्होंने इसे आयुर्वेद में प्रदत्त इस ज्ञान को जिन्होंने शोधित करके हमारे सामने रखा है। इसको हम लोग कोरियाई लैंग्वेज कहते हैं, इसको चाइना से आगे कोरिया है तो कोरिया का ही ये लैंग्वेज है, तो वहां पे इसे इन और यांग के रूप में संबोधित करते हैं। खैर उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा और उल्टा भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें भी कलर में मैच हो गया। अब एक और देखते हैं इसमें क्या क्या समानताएं हैं, उस समानता को हम जब ध्यान से मिलाते हैं तो अभी आपके हाथ में देखने पर सुंदर सा आपका पूरा फोटोग्राफ बन जाएगा। अब अपने हाथ की हथेली, अपने हाथ के पूरे ये हाथ कंधे को जरा ध्यान से देखिए, इस कंधे में जो है कितने, मतलब कंधा क्या पूरे हाथ में कितने ज्वाइंट कितना है देखिए जरा। उंगलियों को छोड़ दीजिए, उंगलियों को छोड़ने के बाद आप कितने इसमें ज्वाइंट देख सकते हैं। एक कलाई वाला ज्वाइंट, ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो है आपका केहनी वाला, और तीसरा आपके कंधा वाला। तो 3 ज्वाइंट हो गया। नंबर 1 कलाई का ज्वाइंट, नंबर 2 आपका किडनी का ज्वाइंट, नंबर 3 आपका क्या है, ये कंधे का ज्वाइंट। 3 ज्वाइंट है। वैसा ही 3 ज्वाइंट आपके पैर में है, दोनों हाथ में 3-3 ज्वाइंट है, 3-3 ज्वाइंट आपके पैरों में है। जरा अपना फिंगर को देखिए, आपके हाथ के फिंगरों में, उंगलियों में कितने कितने ज्वाइंट्स है, जरा ध्यान से काउंट करके बताइए आप लोग। 1 2 3, 1 2 3, सभी में 3-3 ज्वाइंट है। मैं समझता हूँ आप लोग का, किसी का अगर 4 हो या 5 हो तो अपना स्पीकर ऑन करके प्लीज बता दे मेरे को आप लोग। सभी का ज्वाइंट 3-3 ही है? यस, आप लोग यस एग्री सर। होना चाहिए। यस सर। इस तौर से आप, मैं मानता हूँ अगर आपका आवाज नहीं आ रही है तो मतलब आप लोग के 3-3 ज्वाइंट प्रत्येक फिंगरों में है, और Yes, फिंगर sir. में 3 ज्वाइंट होना जरूरी है। तो साथियों ये 3-3 ज्वाइंट आपके फिंगर में है। ये फिंगर का 3 ज्वाइंट आपके हाथ और पैर के ज्वाइंट का एक प्रतीक प्रतिनिधि है। मैंने कहा था समान आकार प्रकार की वस्तु में समान समानताएं देख लीजिए कितनी समान है। आप पूरे हाथ को देखिए, हाथ में भी 2 कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है एक लाइट वाला भाग एक डार्क वाला भाग। फ्रंट वाला भाग लाइट है और बैक वाला भाग आपका क्या है, डार्क है। तो सामने लाइट वाला भाग और पीछे आपका डार्क वाला भाग। तो लाइट और डार्क, ये एक को इन एक को यांग कहेंगे। वैसे आपके हाथ के उंगलियों के इस ज्वाइंट में, मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन थोड़ा सा स्टॉप हो गया, कुछ वजह है। मैं एक बार फिर से प्रेजेंट दे रहा हूं। तो आपके हाथ में इस तरह के ज्वाइंट में जो ये इन और यांग वाला भाग है, तो इसमें उंगलियों में भी देखिए एक लाइट वाला भाग है और एक पीछे जो डार्क वाला भाग है। इस दोनों भाग को आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी एक समानता है। तो खैर हाथ की हथेली, अब इसमें कौन सा 2 हाथ है कौन सा 2 पैर है इसके बारे में चर्चा करूं, इससे पहले आप अपने जरा इस गर्दन वाले भाग को देखिए, आपके गले में कितने ज्वाइंट है, जरा ध्यान से कोई बता पाएंगे गले में कितने ज्वाइंट है? कोई एक आध स्पीकर ऑन करके जरा बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप अपना गले में कितने ज्वाइंट है आप देख पाएंगे, बता पाएंगे गले में ज्वाइंट कितना है? सर 1 जी सर 2 सर 2 सर 2 सर। पक्का? देख लीजिए साहब, किसी के ज्यादा हो 3 4 5 6 9 2 ज्वाइंट। अच्छा जी 2 ज्वाइंट बताया। अच्छा आपके हथेली में 2 ज्वाइंट कहाँ पे है बताइए जरा। आपकी इस हथेली में इसमें 2 ज्वाइंट किस में है, छोटी उंगली में अंगूठे में सर।
अंगूठे में। अंगूठे अंगूठे में। में, राइट बहुत सुंदर सर चर्चा की आपने। अंगूठे में हमारे 2 ज्वाइंट है। जी। अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए बाकी में तो 3 ज्वाइंट है, हाथ और पैर के लिए प्रतीक के रूप में चर्चा किया है, लेकिन ये अंगूठा ऐसा है जिसमें 2 ज्वाइंट्स है। अब गर्दन में 2 ज्वाइंट्स कहाँ है? देखिए एक ऊपर ये वाला भाग जहां से आप गर्दन को ऐसे हिला सकते हैं, राइट। और एक ये नीचे, उसके जस्ट नीचे वाला भाग जो हमारे धड़ से मिलता है, जिसको हम इस तरह से चर्चा कर सकते हैं, हिला सकते हैं, ये हमारा जो है सेकंड ज्वाइंट है। मित्रों सेम ज्वाइंट आपका देख लीजिए, इसमें ऐसे ही अंगूठे में 2 ज्वाइंट्स, ये फर्स्ट ज्वाइंट ऊपर का है और नीचे का ज्वाइंट सेकंड ज्वाइंट है, जिसको हम यहाँ से ज्वाइंट ग्रुप में नीचे ज्वाइंट में देख सकते हैं। तो 2 ज्वाइंट्स इसमें भी है। इसका मतलब ये हमारा हाथ की हथेली हूबहू कहीं न कहीं आपकी बॉडी की तरह है, जो प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं आपकी बॉडी की तरह ही है। कहा जाता है साथियों कि हमारा जो हाथ की हथेली और पैर का तलवा जो है, ये हमारा ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। ब्रेन का एक्सटेंशन मतलब आपका ब्रेन यदि सोया भी रहे, तो ये आपका हाथ की हथेली और पैर का तलवा अपना क्या है, अपना काम जागृत अवस्था में करता रहता है। जैसे अंधा व्यक्ति के अगर आंख ना हो, तो वे व्यक्ति क्या कर सकता है, वो बिना देखे हाथ के माध्यम से, पैर के माध्यम से वो चल लेता है। चलो उसको तो छोड़ दीजिए, रात में जब आप सो जाते हैं और आपके चेहरे में कोई एक आध मच्छर कोई काट ले, तो आपका हाथ उठता है और वो आपके चेहरे से वो मच्छर को भगा लेता है। वैसे ही जब पैर को कोई अगर मच्छर काटे, तो पैर भी अपना उठता है, वो भी अपना मच्छर को भगा लेता है। आपको आँख खोलने की आवश्यकता नहीं, आपको नींद डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा-सा आप हिल-डुल सकते हैं ज़रूर है, लेकिन आपको ये एहसास नहीं होगा रात में आप कितने बार हिले थे। इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी इस हाथ की हथेली में और पैरों में आपका ब्रेन का एक्सटेंशन जो कार्य करता रहता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों, इसमें कहेंगे सर भाई अंगूठा है और सिर है कि तुलना हो सकती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। एनर्जी यदि सेम है, उसके कार्य भी सेम हो सकती है। जैसे किसी को यस या नो कहना है, किसी को आदेश करना है, या किसी को कहना है कि भई ठीक है यस आप जा सकते हैं। आप कहें सर मैं गो आउट या मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ ठीक है जाइए, मैं तो गर्दन घुमा सकता हूँ ऐसे, या तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ यस डन। गर्दन ना घुमाऊँ और सिंपल हाथ के अंगूठे को ऐसे डन कह दूँ, तो भी काम चल जाएगा। अगर गर्दन को यूँ कर दूँ नो, और इसी को मैं इस हाथ के अंगूठे के माध्यम से यूँ कर दूँ नो, इसका मतलब देखिए दोनों के कितनी समानताएँ हैं। ये छोटी उँगली से नहीं कर सकती इस काम को आप, जो अंगूठा कर सकता है। और वैसे भी शरीर में जैसे वैल्यू ब्रेन का है, वैसे भी हाथ के हथेली में वैल्यू इस किसका है, अंगूठा का है। बहुत कुछ समानता है। मैंने पहले ही बात कही सिमिलरिटी थ्योरी में, मैंने कहा समान आकार प्रकार की वस्तु में समान ऊर्जा होती है। समानता का थ्योरी है। अब इस समानता के थ्योरी को आप जरा ध्यान से देखिए, ये आपका अंगूठा है। अब इस अंगूठे में जरा ध्यान से देखिए, जो ज्वाइंट आप यहाँ पे जो फर्स्ट ज्वाइंट ये है, मेरे कर्सर देखते रहिएगा, मैं मतलब यहाँ कर्सर दे रहा हूँ और नीचे का सेकंड ज्वाइंट नीचे ये वाले भाग। अब साथियों जरा अपने अंगूठे में जरा देखिए, इस अंगूठे के इस ऊपर वाले भाग में, इस वाले भाग में, इसके सेंटर भाग को देखिए, क्या सबसे उभरा हुआ भाग कौन सा है? सेंटर वाला भाग है या किनारे वाला भाग है? कौन सा भाग उभरा हुआ है? देखिए सेंटर वाला, सेंटर वाला। सेंटर वाला। अब एक काम सेंटर वाला। कीजिए, फेस पे, चेहरे पे आप लोग अपना एक बार हाथ फेर के देखिए, ऐसा सबसे ज्यादा उभरा हुआ भाग कौन सा है? नाक। पक्का नाक ही है? नाक जी। ही है? यस यस यस, सही पकड़ लिया, आपका नाक है। नाक जो उभरा हुआ है वो सेंटर में है या किनारे में है? सेंटर में। सेंटर में। बिल्कुल सब आप बिल्कुल सही पकड़ लिया, सेंटर में है। और देखिए सेंटर में नाक उभरा हुआ है, वैसे ही आपका यहाँ सेंटर वाला भाग उभरा हुआ है। ऊपर वाले ने कितना सटीक बनाया, जरा ध्यान से देखते रहिए। तो ये सेंटर वाला आपका नोज हो गया। कहते हैं जिसका केंद्र मिल जाए तो परिधि को ढूंढा जा सकता है, किनारे को ढूंढा जा सकता है। तो अब अपने हाथ में आप पेन उठाइए, और आपका हाथ है, अब कागज में लिखने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ करना है सब हाथ की हथेली में। अब इसे कम कर लीजिए, आप लोग पेन उठाइए और ये इसको नोज बनाइए, और नोज के ऊपर में 2 आंख होता है, नीचे माउथ होता है, बगल में 2 कान होता है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार आपके पास ये पीपीटी में मैंने डायग्राम बनाया है, मेरे ख्याल से इतना बना सकते हैं। ये आउट डायग्राम मत बनाइएगा, आउटलाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल नोज बनानी है, आईज बनाने दो,
एक नीचे माउथ है, बगल में 2 ईयर है। ईयर को चिपका कर ही बना लीजिए, अलग से नहीं बनेगा, वो ऐसी जगह नहीं है, तो आप अपने चिपका कर ही उसी में स्किन पे ही बनाना है इसको। इसको जरा बनाइए अपने हाथों पे। वो हाथ आपका लेफ्ट हैंड हो सकता है, राइट हैंड हो सकता है, कोई भी हाथ हो सकता है। इतना सटीक है और इतना महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है, जिसकी कल्पना आप अभी तक नहीं किए होंगे। इसे आप लगाने के बाद, करने के बाद अगर उपचार देंगे, उस समय आपको लगेगा यार कमाल हो गया। आप लोग लगा लिए, बना लिए क्या? अगर बना लिए तो मुझे जरा एक बार जी सर। आप जी लोग सर। दिखाएंगे कोई अगर अपना अपना Yes, हाथ sir. अगर बंद करके थोड़ा सा, तो मैं देख पाऊंगा कि हाँ आपने बना लिया है। कैमरे के सामने जरा अपना हाथ रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन में तो यही सब होगा कि मैं आपको बताऊंगा, आप करके दिखाएंगे, मुझे मालूम पड़ेगा आप कितना अच्छा बनाए या नहीं बनाए। तो थोड़े से फिर मैं एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक जिमी है, ये आप देख पा रहे होंगे, जिमी, इसको हम लोग कहते हैं जिमी, ये हमारा है, देख पा रहे हैं आप। तो ये इसके लोहे का बना हुआ थोड़ा सा है। इसके बदले में आप पेन का भी यूज करें, सिंपल पेन आपके पास होता है, सिंपल पेन को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पेन से भी हम प्रेशर दे सकते हैं। तो पहले तो आप ये फोटोग्राफ बना लीजिए, कैसे बनेगा चले फटाफट अपने हाथ से बनाइए। जब ये बना लेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ आप कुछ बना पा रहे हैं। यस, कोई दिखा रहा है, किसी ने बनाया? यस, बताइए मैम, बताइए आप प्लीज। यस, हाथ से बनाना है आपको, कॉपी पे नहीं। यस, हाँ जी, रुचि, क्या नाम लिखी है? हाँ, बिलोची जी, हाँ, वाह नाइस, वेरी गुड, बहुत सुंदर बनाई मैम आपने, बहुत सुंदर। कान भी है, कान भी बनाए Yes, sir. आपने। हाँ, सुंदर सुंदर, अति सुंदर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट कौन दिखा रहे हैं और? हाँ ठीक है रुचि जी, आपका ठीक है, अच्छा है, मैंने देख लिया है। हाँ, ये आपका है, क्या लिखे? हिमांशी जी। अंगूठे को आप रखिए, कैमरे के पास रखिए, तो आप मुझे दिखाई पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बना। वाह मैम, बहुत सुंदर। कान, कान कहाँ है, कान कहाँ है इसका? थोड़ा माउथ को थोड़ा नीचे कीजिए, माउथ को थोड़ा नीचे कीजिएगा। कान कहाँ है, बगल कान दिखाइए, अगल बगल में कान दिखाइए। सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो इस तरह से आप सभी बना सकते हैं। मैं एक एक तक नहीं देख पाऊंगा पूरा, बीच बीच में आप अपना अपना दिखाइएगा। जब भी देखने को बोलूं तो आप पहले समय निकाल के फट से अपने आप बनाइए, फट से सामने रखिए, तो आपका फोटोग्राफ भी सामने आ जाएगा और हमारे होस्ट जी आपको दिखा देंगे मेरे तक। तो मैं ये कर रहा हूँ, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। अब इसके बाद देख लीजिए, ये तो हो गया आपका साहब फ्रंट वाला पार्ट। हाँ सुमित जी, बहुत अच्छा। तो ये आप फ्रंट वाला भाग बना दिए। अब देखिए इसमें उपचार कैसे करना है। एक तरीका यह है कि यदि नोज में आपको सर्दी जुकाम की यदि प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो सर्दी जुकाम में क्या करें, आप इस नोज वाले एरिया को आप प्रेशर देंगे, दबाव देंगे। किससे दबाव देंगे? देखिए, दबाव देने का तरीका ये हो सकता है कि आप अपने पेन है, सिंपल पेन जो आप डॉट पेन आप यूज करते हैं, उस डॉट पेन से किनारे वाले भाग से लेकर के आप अंगूठे को यूं ही ऐसा पकड़ लिया और उसे प्रेशर देने लगे। मैंने कहा ना कि सूक्ष्म बिंदु, शरीर के छोटे छोटे स्थान को क्या है, दबाव देकर उपचार करना। आप इसे दबाव देंगे, ऐसे दबाव देंगे, ओनली फॉर ऊपर नीचे प्रेस कीजिए, ऐसा ऊपर नीचे चलाइए, इसको केवल इस तरह से चलाइए, ऊपर नीचे ऐसे ही चलाएंगे, हल्का सा प्रेशर दे करके। तो देखिए जब आप दबाव देंगे, यदि सर्दी जुकाम नाक में है तो वहां पे छोटी 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 गांठें मालूम पड़ेगा, जिसे हम लोग दर्द की गांठें कहते हैं। वो छोटी छोटी गांठें क्या होती है, उसे हम लोग पेन बॉल कहते हैं। वो पेन बॉल क्या होता है, वही होता है उसका मेडिसिन। अगर आइस में कोई दिक्कत है, आइस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आइस का जो कोरोस्पोंडेंस बगल में बनाए आपने हैं, उस आइस के कोरोस्पोंडेंस को हल्का हल्का दबाइए आप। साथियों, आप आश्चर्य मानेंगे, जैसे दबाना शुरू करेंगे वैसा ही आपका पेन वहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कितना क्रॉनिक प्रॉब्लम है या एक्यूट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये डिपेंड उस बात पे करती है। अगर मान ले कान में प्रॉब्लम है, तो कान है तो आप बगल में लीजिए, साइड वाले एरिया ले लीजिए, जो आपने नाखून के किनारे में आप कान बनाए थे, बगल से ऐसी इस तरह से मसाज कीजिए। अब बताइए, आप लोग दबाव देकर देखिए, किसी के कान में प्रॉब्लम हो तो आप दबाव कर एक तरफ दबाइए, दूसरी तरफ दबाव देकर देखिए जिस कान में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, प्रश्न एक और उठ सकता है, सर हमारा दायां कान कौन सा होगा, बायां कान कौन सा होगा? साथियों, इसको हाथ को ऐसे रखना है, देखिए मैंने जैसे रखा है ना, अंगूठा व्हाइट वाला भाग सामने रहेगा,
ब्लैक वाला भाग आपकी ओर रहेगा। अगर ऐसे सामने रखे, चेहरा के सामने या जैसे मैंने रखा है, तो मेरा राइट ईयर इधर है, तो राइट हैंड मेरा ये है, तो राइट साइड है जो राइट ईयर होगा, जो मेरा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है वो मेरा लेफ्ट ईयर होगा, कान होगा। बिल्कुल सामने इस तरह रखे रहिए, तो बिल्कुल राइट साइड होगा और लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। यस, राइट जो है राइट साइड होगा और लेफ्ट जो है आपका लेफ्ट साइड है। अच्छा, प्रश्न ये भी दूसरा प्रश्न आप उठा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन हूँ तो ज्यादा चर्चा आपसे बहुत ज्यादा नहीं करूँ, लेकिन सारे प्रश्न मैं उठाकर आपको उत्तर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपके मन में उठेगा। अब ये कैसा हो सकता है सर, हमारे हाथ तो हथेली 2 है और 2 अंगूठा है, अब किसमें राइट और किसमें लेफ्ट दें ये तो बता दीजिए हमें जरा। तो मैं ये कहूँ, जब राइट कान में प्रॉब्लम हो तो राइट हैंड के राइट साइड उपचार दें, और लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट हैंड लें और लेफ्ट हैंड के लेफ्ट साइड उपचार करेंगे तो इस वेरी फास्टली काम करता है। ये इसका सिद्धांत है। शरीर के राइट साइड प्रॉब्लम है तो राइट हैंड को यूज कीजिए, और लेफ्ट साइड बॉडी के प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड को लीजिए और लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का यूज कीजिए। आप कहेंगे सर मान ली किसी का एक हाथ नहीं है तो क्या करेंगे? कोई नहीं, तो जो हाथ है उसमें से काम चलाइए, उसमें भी काम करेगा, थोड़ा सा एक आने कम काम करेगा पर उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे भी काम चला सकते हैं। आप कहें साहब दोनों हाथ ना हो तो क्या करें? मैं कहा पैर के तलुए में लगाइए, उपचार क्या दिखे, जैसे हाथ की हथेली है वैसे पैर के तलुआ भी है, वहां से भी उपचार दे सकते हैं। आप कहें दोनों पैर ना हो तो क्या करें? फिर उसके लिए हम दूसरा तीसरा ऑप्शन और ढूंढते हैं, जिसमें हम लोग कान में ही रखते हैं ईयर, इसे कहते हैं एरिकुलर थेरेपी। कान में ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कान छिदवाते हैं ना, या कान में बहुत सारे पंचर करने की प्रक्रिया हमारे पास है, तो कान के द्वारा उसका हम लोग उपचार कर पाते हैं। तो साथियों, उपचार के बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक पैथी में जो चर्चा कर रहा हूँ उसके बारे में आप लोग ध्यान से सीखते रहे। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा सामने वाला भाग। अगर जो भी अगर कहे दांत में प्रॉब्लम है, तो दांत में आपकी जो माउथ वाला एरिया बताया ना, माउथ बहुत छोटा नहीं है, माउथ पूरा हमारे यहाँ से लेकर पूरे जबड़े यहाँ तक है। तो साथियों, अगर किसी के दांत में प्रॉब्लम जी दबा कर देख लीजिए, देखिए वहां पे भी दर्द होगा, वहां पर भी दर्द होगा, जहां दर्द हो रहा है उस वाले भाग को हल्का सा दबाइए, प्रेशर दीजिए ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट साइड है तो राइट साइड दबाइए, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड दबाइए, जिधर भी प्रॉब्लम आ रही है आप उस तरफ दबा कर देखिए और उसका उपचार कीजिए। बहुत ही तरीके से आपका सही तरीके से क्या वो उपचार आप कर पाने में सक्षम होंगे। अच्छा, पहले बताइए कि मैं हाथ दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं सही तरह? देख, लाइट सही आ रही है ना वहां पे? जी यस सर, यस सर। हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो आप बताइए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन सही तरह बना रहे। थोड़ा भी कोई श्योर। दिक्कत हो आप स्पीकर ऑन करके आप जरूर बोल दीजिए कि सर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको कोई बात को रिपीट कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, आप सुनते मत रहिएगा। थैंक यू। श्योर सर, थैंक यू। अब इसके बाद देखिए साथियों, इसके बाद देखिए, आप कहेंगे सर ये तो फ्रंट वाला बता दिया, ये बैक वाला पार्ट कहाँ पे होगा? ब्रेन के बैक वाला पार्ट कहाँ जाएगा? तो बैक वाला पार्ट सिंपल है, उसके पीछे हो जाएगा। पीछे वाले भाग, ये नाखून को छोड़ दीजिए, नाखून के नीचे जो मसल्स वाला भाग है, इस मसल्स वाले भाग पर उपचार दे। वैसे ये नाखून वाला भाग भी ना हमारा ब्रेन का ही पार्ट होता है, इस वाले भाग। तभी तो कई लोग जो नाखून इस तरह घिसते रहते हैं, आप देखें आपने क्यों घिसते थे, आपको बाल काला होगा, तो निश्चित तौर से इसका संबंध इससे होता है, ब्रेन से होता है। अगर घिसेंगे तो वहां से एनर्जी क्रिएट होगी, और एनर्जी जब क्रिएट होगी तो वहां पे निश्चित तौर से ब्रेन को एनर्जी मिलेगी, तो बाल में उसके कलर में फर्क पड़ेगा। खैर वो एक पक्ष है, तो उसके दिन भर मत घिसते रहिए, कभी कभी मौका मिले तो कभी घिस लीजिएगा। अन्यथा ये हमारा ब्रेन का बैक वाला पार्ट है, अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी। तो ब्रेक वाला पार्ट है, अगर पीछे ब्रेन के बैक वाले पार्ट में दिक्कतें आ रही है, मान ली किसी को टेंशन हो रहा है, किसी के दिमाग एकदम बिल्कुल गर्म हो रहा है, तो पीछे वाले पार्ट में सिंपल क्या कीजिए, आप पेन उठाइए और सिंपल मसाज कर दीजिए, ऐसा ऊपर नीचे मसाज कर। मैं केवल पेन का ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये जीमी नहीं है। आप कहेंगे सर जीमी तुम्हारे पास नहीं, क्या करें? तो ये ऐसे एक पद्धति है जिसमें जो कुछ भी, अगर पेन नहीं है तो कहे मैं कोई एक बार लकड़ी ले लीजिए, सिंपल पत्ती वाली ले लीजिए, गोल हो, उसको लेकर के आप सिंपल ऐसे उसको मसाज करना शुरू कर दीजिए ऊपर नीचे। कोई भी चीज हो जिससे मसाज किया जा सके, दबाव दिया जा सके, उन वस्तुओं से भी कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जो आपके पास है उससे भी आप उससे काम चला सकते हैं।
तो पीछे वाले जैसे मसाज करने साथ देखना आपका ब्रेन रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, बैक वाला पार्ट। चलो ये तो मैंने दो पक्ष बताया। तीसरा देख लीजिए, स्लाइड जरा मैं एक आगे बढ़ाया हूँ, देखिए आपके पास ये गला वाला भाग है, जरा स्लाइड देखिए आप पहले, ये गले का भाग है, हमारा ओकल कार्ड है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये आपके गले वाले भाग, ओकल कार्ड। यदि किसी की आवाज में प्रॉब्लम है तो आप इस गले की इस वाले भाग का क्या करें, आप उपचार दे सकते हैं। अच्छा, यहीं पे दो ग्लैंड्स है, उस ग्लैंड्स का क्या नाम है बता पाएंगे? दो ग्लैंड्स पाया जाता है। थायराइड, थायराइड पैराथायराइड। ग्लैंड। वाह 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 वाह, बहुत जब जागरूक विद्यार्थी हैं आप लोग भाई। योग के विद्यार्थी वैसे खैर जागरूक तो होना ही चाहिए, निश्चित तौर से है। थायराइड और पैराथायराइड, यहीं से वृद्धि हार्मोन TSH का स्राव होता है, जो हमारे बॉडी का ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी से साबित होने के बाद कंट्रोल करता है उस कौन, आपका थायराइड। और उसके द्वारा फिर बॉडी के जितने और भी हार्मोन्स होता है, उसके द्वारा फिर क्या है वो कंट्रोल में आता है। तो साथियों, हमारे शरीर में महत्वपूर्ण एक जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायराइड, पैराथायराइड जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमारे गले में है। अगर से संबंधित कोई किसी को प्रॉब्लम है, थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम है, तो क्या उपचार करें? मैं कहूँ साथियों, कुछ करने की आवश्यकता है। सिंपल ऐसा रखिए, आपके पास मैंने कहा पेन है, पहले आप ये डायग्राम पहले बना लीजिए हाथ में। डायग्राम बनाना जरूर है, चाहे गलत ही बनाए, बाद में धो लेना इसको, लेकिन बनाना जरूर। इससे होगा या कि आप सीखेंगे, आप सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो इसे क्या है, करना सीखेंगे। और जब उपचार करना सीखेंगे, निश्चित और निश्चित मानिए कि आप इसके लाभान्वित होंगे ही होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और इसमें आप एक पैसे भी डाउट मत कीजिए, पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा साथियों, मैंने 18 साल 19 साल से कम इसमें कार्य कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कहूंगा कि आप इसमें विश्वास कर लीजिए, ये कार्य करता है। अगर जहां कहीं भी कार्य नहीं करता, इसका मतलब ये मान लेता हूँ कि मैंने कहीं इसमें डायग्नोसिस सही तरह से नहीं कर पाया, सही तरह उपचार नहीं कर पाया, अन्यथा ये काम तो करेगा ही करेगा। इसको सिंपल ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे मसाज आप देते रहिए। इससे गले की प्रॉब्लम, गले में खराश हो, आपका गले में कोई चीज फंस रहा हो, आवाज किसी की लड़खड़ा रहा हो, जुबान जो है फंस रहा हो, जो बोल नहीं पाता, उसके लिए भी साथियों यहीं पे ही आप प्रेशर देंगे, मसाज करेंगे। साथ साथ एक प्रॉब्लम और होती है टॉन्सिलाइटिस की। अगर टॉन्सिल की कैसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप यहीं पे ही ऊपर जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के नीचे वाले भाग पे आप प्रेशर देना शुरू करेंगे, इस तरह से मसाज करना शुरू करेंगे। बहुत बुशरा जी, बहुत सुंदर आपका है, लेकिन आपका गर्दन कुछ ऐसा हो गया है, गले जैसा सामने आप देख कहीं और ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा गर्दन थोड़ा सामने फ्रंट रख के बनाइए, थोड़ा साइड में इधर थोड़ा एरिया छूट गया है। ठीक है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट में जैसे कि ये नोज है, तो नोज के सेंटर में ही पूरा सामने बनाइए, ऐसा बिल्कुल सीधा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा किनारा हो गया है, उसको बीचों बीच लाइएगा, बस सुंदर है। तो मैं ये कह रहा था कि आपका ये गले का पार्ट, ये गले का फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे इस तरह से उपचार दे सकते हैं। आगे के भाग, अब इसे आगे के भाग के बाद पीछे वाला भाग देखिए, पीछे भाग कौन सा है, सर्वाइकल का है हमारा। और आजकल मैं समझता हूँ सर्वाइकल की प्रॉब्लम विद्यार्थियों को, टीचर को और बहुत सारे लोगों को हो जाता है, जो कंटिन्यूटी गर्दन झुका करके या गर्दन में कोई वजन से कोई कार्य करता है, उनको तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। और आजकल तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में हम लोग क्या है, सर्वाइकल को मानते हैं। और इसका उपचार साथियों मैं बता दूं आपको, एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी में जाइए तो एलोपैथी कहेगा कि भाई एक्सरे करवा लिए, एक्सरे हो गया, कहेगा MRI करवाइए, और अंतिम में कहेगा भाई कुछ नहीं, इसका तो पेन किलर लीजिए, मसल्स के प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा नसें दब रही है, और इसके बाद क्या है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो भी गारंटी कितना है, बोले गारंटी 50-50 है, ठीक हो गया ठीक है, नहीं फिर आप जिंदगी भर ऐसे चलना। लेकिन मैं आपको गारंटी से, हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ, हमारे हम लोग गारंटी से कहते हैं कि भी आप चाहे कैसी भी सर्वाइकल की दिक्कत है आपको, तो इस पैथी के माध्यम से, हमारे एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपको ठीक किया जा सकता है। और वो करते इससे लोग डाउट। और आपको भी साथियों मैं कह रहा हूँ कि आपको कहीं भी चक्कर आ रही है, किसी को चक्कर आ रही है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आप पीछे देखिए, ये पीछे वाले भाग में देखना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। ये देख, जो पहला वाला ज्वाइंट है ना, अंगूठे का पहला ज्वाइंट देखिए आप, जो अंगूठा है, अंगूठे के पहला ज्वाइंट मोड़ लीजिए, इस फर्स्ट ज्वाइंट से लेकर के इस सेकेंड ज्वाइंट तक, यहाँ तक, इस वाले ज्वाइंट को हम लोग सर्वाइकल कहते हैं।
वैसे सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती है। इस सर्वाइकल की जो 7 है, उस 7 हड्डियों को हम ऊपर से नीचे 7 नंबर का 7 भागों में इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। एक नीचे लाइन खींची, लाइन बीचों बीच सीधा लाइन खींच दीजिए पेन से, एक सीधी लाइन खींचिए बीचों बीच ऊपर ज्वाइंट से लेकर नीचे ज्वाइंट तक, और उसमें 7 भागों में डिवाइड कर वीडियो दीजिए। नहीं दिख रहा 1 आपको। 2 3 4 5 6 7 भागों में डिवाइड कर दीजिए उसको आप। अगर 7 भागों में डिवाइड करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा आपको, देखो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में आपका एक बेक का डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, जिसको आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए ये आपका, मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, बाकी मत देखिएगा, केवल ये अंगूठे वाले भाग देखिए। अंगूठे के पीछे ये सर्वाइकल का भाग मैंने बनाया है यहाँ, जब एक बार देखिए स्लाइड को मैंने आगे बढ़ाया है आपके लिए। तो इतने वाले भाग देखिए, ये सर्वाइकल भाग है, आगे ये थोरेसिक का भाग है, थोरेसिक भाग नीचे बाद में थोड़ा दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले ये आपका गर्दन का पीछे वाला भाग देखिए, यहाँ से यहाँ तक। तो इस भाग में जब कोई प्रॉब्लम हो तो सर्वाइकल 1 नीचे होगा, 2 3 4 5 6 7 करके इस सेकंड नंबर ज्वाइंट तक यहाँ तक वो आ जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं, मैं तो आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका ये सर्वाइकल ठीक हो सकता है। और अगर मान लीजिए आपको मालूम पड़ेगा कि सर्वाइकल में कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये तो सिंपल आप अपने हाथ की ये पेन को जब ऊपर से नीचे घुमा कर देखेंगे ना, तो आप खुद ही बता सकते हैं कहाँ पे है। साथियों, अगर ऊपर के ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्स्ट ज्वाइंट में जब दर्द आने लग जाए, जैसे दबाएंगे वैसे ही व्यक्ति चिपने लग जाए, हल्का हल्का का दबाइए, बहुत ज्यादा नहीं दबाना है आपको, या बिल्कुल नहीं दर्द हो रहा है थोड़ा दबाव को देकर प्रेशर दीजिए। हल्का से दबाव अगर पहले ज्वाइंट में आ रहा है और ज्वाइंट के जस्ट नीचे आ रहा है, तो समझना वो C1 या C2 में है। इससे अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो व्यक्ति को चक्कर आना अवश्य संभावी है। अर्थात ऊपर बिल्कुल हमारा ज्वाइंट जहाँ पे हो रहा है गर्दन का सर से, वो ज्वाइंट ही हमारा एटलस एक्सिस है, और एटलस एक्सिस के जस्ट नीचे जो C1 C2 है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो व्यक्ति को चक्कर आएगा ही आएगा। उसके नीचे जो 3 और 4 नंबर जो बीचों बीच में आएगा, सेंटर में यदि हल्का प्रेशर हो रहा है, तो सेंटर में यदि दर्द हो रहा है, आप दबा कर देखिए, मैं जो कह रहा हूँ आप प्रैक्टिकल करते रहिए। मैंने कहा सेंटर वाले भाग को जरा सिंपल ऐसे, आपका पेन है, पेन से ऐसे रख करके थोड़ा दबाव देकर ऊपर नीचे देखिए कहाँ दर्द हो रहा है, ऊपर नीचे चलाकर देखिए जहां दर्द हो रहा है। अगर सेंटर में हो रहा है तो सर्वाइकल है, और सर्वाइकल से कंधे में दर्द आएगा, मे भी संभव कि हाथ के कंधे, कंधे से लेकर थोड़ा सा नीचे इस एरिया पे और आपके कलाई तक भी दर्द हो सकता है। अगर नीचे दर्द है, इस नीचे 6 और 7 नंबर में, तो केवल गर्दन में यही पीछे वाले भाग में आपका हेवीनेस बना रहेगा, भारीपन बना रहेगा। आपका एमआरआई हम केवल पेन से कर सकते हैं, और वही एक्सरे और एमआरआई करवा ली, बिल्कुल सेम रिपोर्ट वही निकल के आएगा, कोई अलग से रिपोर्ट नहीं आएगा। तो साथियों ये है। अच्छा, इसके लिए कर क्या सकते हैं आप? इसके बहुत सिंपल एक तरीका है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइम कम होता है और आपको सब कुछ बताना है मुझे। एक काम कीजिए, आपके यहाँ पेपर टेप मिलता है, पेपर टेप जानते हैं साथियों आप लोग, मेडिकल स्टोर में मिल जाता है पेपर टेप। ये है पेपर टेप, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए आप, ये है पेपर टेप। यस सर। मेडिकल स्टोर में 15 या 20 रुपए मिल जाता है, आप इसको ले लीजिए। आप लोग, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लेंगे जरूर इसको, आप ले लीजिए अपने आसपास की मेडिकल स्टोर से पेपर टेप के नाम से। अब इसको क्या है, खोल लीजिए किनारे से, और आपके घर में मेथी होता है, खाने की मेथी, खड़ी वाली मेथी दाना, उस दाने को बिछा कर क्या कीजिए, इसमें चिपका दीजिए आप। थोड़ा सा किनारे को छोड़ के रखिए, देखिए इस तरह से आप निकाल देंगे, अलग से निकलेगा, ये इस तरह से लंबा है, ये ½ इंच का है, 1 इंच का चौड़ा भी आता है, इसे डबल चौड़ाई में भी होता है। अगर गर्दन के, अगर सर्वाइकल के रियल में प्रॉब्लम है तो 1 इंच वाला लीजिए, वो 30 या 40 रुपया आपको लगाएगा ये पूरे पेपर टेप। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं खर्चा कर देंगे, हजारों लाखों खर्चा कर देंगे, लेकिन ये 20 रुपये का सामान ले सकते हैं। 10 रुपये का पैकेट आता है मेथी के दाने का, उसको खोल लीजिए और इसमें आप उसको चिपका दीजिए, तो पूरी मेथी क्या यहाँ पे चिपक जाएगा। अब जब चिपक गया तो उसे क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे जो आपके अंगूठा है, अंगूठे में पूरे राउंड सर्कल लगा करके, चिपका करके, इसे तोड़ के इस तरह से लगा दीजिएगा। अगर बीचों बीच है तो बीचों बीच लगाइए, थोड़ा ऊपर है तो ऊपर लगाइए, जहां दर्द हो रहा है उस एरिया में पूरे राउंड सर्कल लगा दीजिए आप। साथियों, रात में लगाइए, सुबह खोल करके उसे डस्टबिन में डाल दीजिए, रीयूज नहीं कीजिएगा। निश्चित मानिए, देखिए ना, तुरंत ही 1 दिन में ही आपका दर्द जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये उपचार की तकनीक है।
बहुत ही आसान है और सर्वाइकल इसी से गायब किया जा सकता है। बशर्ते ये है कि आप लाइफ स्टाइल ठीक रख लीजिए, आप गर्दन झुकाइए नहीं, और तकिया अगर आप लगाते हैं तकिया मत लगाइए, सिरहाने साउथ की ओर रखिए। कुछ बातें हैं सावधानी, उस सावधानी को आप बरतते रहिए। इसमें किसी को दिक्कत है क्या बताइए मेरे को, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें किसी नो को सर, दिक्कत आ क्लियर। रही हो तो बताइए। नहीं सर, वेरी मच क्लियर। साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्लाइड आपके सामने है। ये सर एक आपका क्वेश्चन है जी, सर, ये मेथी दाना पूरे राउंड में लगाना है, एक जगह पे भी लगाना है? पूरे राउंड पे लगाना है। जी सही जी बात है, सही सही प्रश्न है आपका। आप कहेंगे जी सर गर्दन के पीछे दर्द है, मैं सामने क्यों लगाऊं? तो इसका जी जी मतलब उसका उत्तर ये होगा कि भाई अगर जी गर्दन है, सामने गर्दन में प्रॉब्लम आएगा, मे भी संभव उसका इफेक्ट सामने गले वाले भाग में पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइकल से ही नस नाड़ियां जा करके सामने वाले भाग को सप्लाई देती है, जी इम्पल्स सेंसेशन सब कुछ पहुंचता है। इसलिए साथियों उसको राउंड सर्कल में लगाइए। वैसे चाहे तो हाफ भी पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखिए वैसे भी मेथी ज्यादा महंगा नहीं है, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 25 दाना ओवर लगेगा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग कहते हैं अगर फ्री में आपको अगर कोई प्रॉब्लम गले में अगर हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा हो, अगर होने वाला है, तो भी फ्री में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसलिए आप उसको घबराइए नहीं, पूरे राउंड सर्कल में ही लगाइए। आगे भी चारों तरफ मेथी के दाने लगाएंगे आप। सर कच्चे अगर मेथी थायराइड की दाना प्रॉब्लम या है, भिगो है? यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी राउंड सर्कल लगाएंगे। अगर गर्दन सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो भी राउंड सर्कल लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर। जी सर मेथी दाना कच्चा या भीगे हुए? अरे मैं हाँ, नहीं नहीं, सूखा 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 जो मेथी दाना होता है ना, जो ओके पैकेट में आती है खड़ी मेथी की दाना, उसको लगाइएगा, ठीक है ना? ओके ओके, जी थैंक जी यू। जी जी जी। सर मेथी दाना ही क्यों? कोई सर और साइनस के लिए भी कुछ देखिए है क्या? अब, हाँ आपका प्रश्न है, देखिए मेथी दाना ही क्यों, अन्य चीज क्यों नहीं, मिर्ची की दाना क्यों नहीं लगा सकते, या ये कोई और दाल दाना लगाते क्यों नहीं लगा सकते? नाइस क्वेश्चन है आपका। देखिए सर मेथी दाना क्या है, वात रोधी होता है, वात विकार को नष्ट करने की क्षमता मेथी में होती है। और सर्वाइकल पता है आपको गैस की वजह से भी होती है सर्वाइकल। और साथ साथ इसकी एक विशेषता और है, मेथी के दाने में क्या है, कई कोने होते हैं, देख लीजिएगा छोटे छोटे किनारे किनारे कोने वाले भाग होता है। उससे क्या होता है ना, जब मेथी के दाने को हम लोग चिपकाते हैं, चिपक जाता है, तो क्या करता है, जब जैसे लगाते हैं वो धीरे हल्का हल्का क्या है अपने मसल्स को प्रेस करता है, दबाव देता है, वो कोने कोने होने की वजह से ज्यादा चुभता भी नहीं है, प्रेस भी करता है। दूसरी बात ये है कि इसकी मेडिसिनल क्वालिटी है कि वो हमारे अंदर की गैस को, हमारे अंदर की टॉक्सिन्स मेटर को खींच कर अपने अंदर रख लेता है वो, और जब निकाल के फेंक देते हैं तो वो नष्ट हो जाती है, धरती में समाप्त हो जाती है। उसको हम लोग रीयूज नहीं करते कभी, ना तो उस दाने को खाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की जो गंदगी होती है बॉडी की ना, उसको खींच के वो अपने अंदर रख लेती है। इन दो तीन क्वालिटी होने की वजह से मेथी दाना को हम लोग प्रेफरेंस में लगाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखिए मैंने इसमें बॉडी को अलग भागों में डिवाइड दिखाने का प्रयास किया। ये हमारा लाइफ लाइन दिखाया है, बीच में ब्रेन लाइन दिखाया, और इधर मैंने आपका हार्ट लाइन दिखाया है। इसको दिखाने के पीछे कोई मैं आपको ज्योतिष सिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो लाइफ लाइन है वो आपके बॉडी का डायफ्राम बनेगा। क्या बनेगा? बॉडी का डायफ्राम बनने वाला है। तो इसको डायफ्राम कैसे बनेगा इसको ध्यान रखते हैं, ये लाइफ लाइन सभी के पास होना चाहिए, यदि नहीं हो तो परेशान नहीं होइएगा। अब देखिए दूसरा जो फोटोग्राफ आपके पास मैं दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन, इसमें एक सीधी लाइन खींचा है मैंने। ये सीधा लाइन क्या है, आपके सीने का जो क्या है, ये डायफ्राम का जो एक लाइन, एक हड्डी है जिसका नाम बोलते हैं, कौन सी हड्डी होती है सीने पे? स्टर्नम। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। तो बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचिएगा, कहाँ से? जहां से आपका नोज है सामने से लेकर सीधा बिल्कुल सेंटर पे है, बिल्कुल सीने के पीछे बीचों बीच है। एक आप भी अपने लाइन कहाँ तक खींचेंगे? जहां तक मैंने कहा था ये लाइफ लाइन, इस लाइफ लाइन तक ही आपको खींचना है, लाइफ लाइन से नीचे नहीं आना है। तो एक सीधा लाइन पहले खींच लीजिए आप वैसे भी देख ली हथेली में जो सीना वाला भाग हमारे पूरे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है, ये वाला भाग, वैसे ही हथेली में देख लीजिए ये भाग सबसे ज्यादा उभरा हुआ भाग है। कितना अच्छा कोरोस्पोंडेंस बना हुआ है। और मैंने पहले भी कहा था, समान आकार प्रकार की वस्तु में समान ऊर्जा होती है, समानता का थ्योरी है इसमें। तो साथियों इसको आप बना लिए होंगे मैं समझता हूँ। जो बना लिए है तो राजीव जी जो दिखा पाएंगे हथेली अपना मेरे को, आप लाइन खींचिए होंगे जी।
जरा अपना ये अगर ये लाइन खींच लिया है, अगर ये खींच लिया है, जरा इसको खींचने का बना प्रयास कीजिए। देखिए आप 2 जीरो बनाइए। अब ये 2 जीरो पूरे के पूरे आप पूरे राउंड सर्कल में बनाइए इसको। ये 2 लंग्सा है, ये 2 लंग्सा है राइट एंड लेफ्ट। और इस लंग्स को आपको वहीं तक बनाना है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये आपका लाइफ लाइन नीचे वाला जो है, आपका ये लाइफ लाइन जो है, ये डायफ्राम है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। कोई 1 या 2 व्यक्ति अपना वीडियो ऑन करके मुझे दिखाए, मुझे समझ आएगा। फटाफट कीजिए पेन से, लेकिन पेन रेड पेन यूज मत कीजिए, ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज कीजिएगा। मैं कलर थेरेपी भी बताने वाला हूँ, तो कलर थेरेपी में तो ये समझ आएगा कि भाई ब्लैक या ब्लू क्यों यूज नहीं करते, या ऐसा रेड पेन क्यों यूज नहीं करते। कैमरा ऑफ है सर, होस्ट एंड से। जी दिखाइए दिखाइए। क्लास कर रही है, डॉक्टर साहब अंदर ले रहे हैं, हम बाहर ले रहे हैं। वही योग एक्यूप्रेशर में वो डॉक्टर साहब अपने अंदर कर रहे हैं, गया था मैं वहीं पे। जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जो राइट साइड है वो राइट होगा, और लेफ्ट साइड हमारा है वो लेफ्ट साइड ही होगा, लेफ्ट लंग्स होगा। इसका मतलब जो आपका हाथ ये जो दिख रहा है, ये आपका राइट होगा, ये वाला आप ये देख लीजिए, और ये आपका लेफ्ट होगा। क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड का डायग्राम है, तो लेफ्ट में ये राइट साइड आपका आउट साइड है, और अंदर तरफ जो आपका उंगली का साइड है वो मेरा आपका लेफ्ट साइड होगा। साथियों इसमें एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो इस एरिया को आप हल्का हल्का ऐसे अपने हाथ से ही इसे प्रेस कीजिएगा, तो इसमें मालूम पड़ेगा। या लंग्स कैपेसिटी कम हो गई किसी व्यक्ति का, या सर्दी जुकाम बना रहता है, बार बार खांसी होती है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो इसी वाले एरिया को बार बार आप प्रेशर दे सकते हैं, दबाव दे सकते हैं। इससे निश्चित तौर से व्यक्ति को लाभ मिलेगा ही मिलेगा, श्योर। इसी का फोटोग्राफ्स अगर आप देख लीजिए, आप बना लिए हो तो ये देखिए ओरिजिनल फोटोग्राफ देख पा रहे हैं इसको इस तरह से आप। इसके बाद देखिए फोटोग्राफ, एक और मैंने फोटोग्राफ यहाँ देखिए अगला स्लाइड आपको दिखाया हूँ। इस स्लाइड में जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपका हार्ट का फोटो, हार्ट हृदय का, तो 2 लंग्स के बीच में एक हार्ट है। तो हृदय संबंधी कोई भी विकार हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इसके लिए हम लोग इस वाले भाग पे, जिसमें हमने हार्ट का डायग्राम आपको दिखा रहा हूं मैं, इस वाले भाग पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जरा डायग्राम बनाइए, तो सेंटर से लेफ्ट साइड रहेगा, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड टर्न होता है, बिल्कुल हार्ट बीचों बीच नहीं होता, सेंटर से लेफ्ट साइड ज्यादा होता है, राइट साइड कम होता है, ये आप सबको पता है। अगर हार्ट की कोई भी दिक्कत आए, कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट हम लोग यही नीचे वाले भाग पे ही ट्रीटमेंट देते हैं। लंग्स के इस नीचे वाले भाग पे ट्रीटमेंट, हल्का प्रेशर दबाव देते हैं, बहुत सारे उसके उपचार देते हैं, कलर लगाते हैं। साथियों मैं आपको कलर लगाने का तरीका बताऊं, कौन कौन से कलर कैसे लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले सीखना जरूरी है कि ये जगह कौन कौन से आर्गन हथेली में कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसको सीखना सबसे पहले जरूरी है। फिर तो मैं इसमें कैसे दबाव देना है, अभी तो मैं केवल कोरोस्पोंडेंस बता रहा हूँ कि हाथ में बॉडी में आर्गन्स कहाँ कहाँ पे होगा और क्यों होगा। मैंने कहा देखिए बॉडी सिंपल सामने रखिए, सबसे पहले कोरोस्पोंडेंस बताया। मैंने कहा सीना जैसा उभरा होता है, वैसे उभरा हुआ भाग हमारा ये वाला भाग है। गर्दन के नीचे हमारे लंग्स हो गया ये वाला भाग। बहुत सिंपल और बिल्कुल सटीक कोरोस्पोंडेंस है, इसको आप लोग याद करते चले जाइए। आप हार्ट बना लिए हो तो हार्ट का जरा डायग्राम एक आध कोई व्यक्ति अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वंदना तोमर जी, क्या वीडियो ऑन कर सकती हैं आप? जरा दिखाइए, जरा बना करके आप लोग, जिनका मैं 1-2 वीडियो देख पा रहा हूँ यहाँ पे।
हाँ जी, किरण जी बहुत सुंदर है। जी, भरत जी, भरत का भी मैं देख पा रहा हूँ। ईशानी आपका भी बहुत सुंदर है। तो लंग्स को पूरा फुल साइज बनाइए, छोटा मत बनाइए, ठीक है ना। क्या नाम है, तिकिसा जोशी जी, हाँ आपका भी ठीक है, सुंदर। और शैलेंस आपका भी बहुत है। लंग्स को छोटा मत बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं। एक्सेस बिल्कुल देखिए, मैंने किनारे में कहीं भी जगह नहीं छोड़ा है। आप लोग जगह मत छोड़िए, जगह छोड़ के रखेंगे दिक्कत होगा। मनदीप जी बनाइए जी, बहुत सुंदर। मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड में, ये हार्ट इस तरह से हो सकता है आपके पास ओरिजिनल रूप में। इसको एक काम करते हैं हम लोग, अब ऐसे कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, इस तरह से कर लीजिए। आप अपने हाथ को क्या करेंगे ना, ऐसे रख दीजिए जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे। आप मेरे वाले वीडियो देख लीजिएगा, हाथ को ऐसे सामने फ्रंट में ऐसा आगे की ओर रहेगा। आगे की ओर आपके पास कोई पुस्तक वगैरह हो, पुस्तक वगैरह सामने रख दीजिए। जब सामने जमीन पे टच करेंगे तो उसमें से 2 उंगली जमीन में टच हो जाएगा। वैसे कहेंगे साहब एक ही उंगली हो रहा है, कोई बात नहीं, तो दबा दीजिए, दूसरी उंगली भी टच हो जाएगी। मतलब बीच के 2 उंगली जमीन में टच हो जाएगा। हो रहा है क्या आप लोग का, यस या नो? जरा ऑडियो ऑन कर लीजिए, एक आध कोई व्यक्ति बताते रहे मेरे को। जी सर, हो रहा है। जी हाँ, सर। तो बगल में जो है ना आपका जी, ये 2 बगल में उंगली हिल रहा है, यस या नो? टच हो रही है। हाँ, अब वो जो टच हो रही है तो देख लीजिए, जब व्यक्ति खड़ा हो है वो 2 पैर है। हाँ। और जो बगल में जो 2 हिल रहा होता है वो क्या होता है, वो हाथ आपका दोनों। हाथ है। हाँ तो बोलते हैं सर। तो ये समझ लीजिए कि जब आपने इसको स्टैंड कराया है, सामने खड़ा कराया इसको, तो आपका क्या होगा, ये जो स्टैंड हुआ है, जो ये स्टैंड हुआ है, इस स्टैंड पोजीशन में ये 2 बीच का जो उंगली है वो तो पैर हो गया, और बगल का 2 उंगली आपका क्या है, हाथ हो गया। अब साथियों इसमें ये बताइए, इसमें राइट लेग कौन सा होगा, लेफ्ट लेग कौन सा होगा? आप लोग अपना ऑडियो ऑन कीजिए और जरा मुझे बताइए, आपके लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, बायां पैर, लेफ्ट लेग, कौन सा फिंगर होगा? फिंगर का नाम पता होगा आप लोग को। पहले फिंगर को बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, दूसरी उंगली, दूसरी को बोलते हैं मिडिल Index फिंगर, finger, sir. तीसरी को बोलते हैं रिंग फिंगर, चौथी को बोलते हैं सर कनिष्ठ फिंगर, मिडिल और ये फिंगर थंब। लेफ्ट लेग और रिंग फिंगर राइट लेग। इंडेक्स। अच्छा, एक बताइए, पहले एक बताइए, मेरे प्रश्न उत्तर दीजिए। सर लेफ्ट मिडिल हैंड में, फिंगर। लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट लेग कौन सा फिंगर होगा? 2 फिंगर के नाम मिडिल फिंगर, बताइए। फिंगर। मिडिल हाँ, जिन्होंने मिडिल फिंगर कहा है, मिडिल फिंगर लेफ्ट है और रिंग फिंगर राइट है। रिंग फिंगर जी। राइट, आर एंड जी ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर से सुन लीजिए, कुछ लोग गलत बता रहे थे। आपके यदि बाएं हाथ है, लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड में यदि आप देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का लेफ्ट लेग, बायां पैर होगा मिडिल फिंगर। आपका मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर जो ये वाला मिडिल फिंगर है वो आपका होगा बायां पैर, और रिंग फिंगर होगा आपका दायां पैर। राइट लेग। क्लियर हो गया? जी सर। अब चलिए, अगर हाथ क्लियर, पैर क्लियर, तो हाथ बता दीजिए इसमें से कि आपके लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड कौन सा फिंगर होगा? लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड कौन सा फिंगर होगा? इंडेक्स फिंगर सर। इंडेक्स फिंगर। मिडिल फिंगर राइट। नहीं कोई, अच्छा और बताइए। फिंगर लेफ्ट। लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर लेफ्ट होगा और राइट हैंड के मिडिल फिंगर राइट होगा। मैं पैर नहीं पूछ रहा हूँ, अब तो मैं हाथ पूछ रहा हूँ। ये 2 सर तो बीच इंडेक्स में छोड़ दीजिए आप, ये बीच के 2 उंगली छोड़ दीजिए, है ना, ये तो पैर को तो छोड़ दीजिए आप, बीच के मिडिल फिंगर तो छोड़ दीजिए बिल्कुल आप। अब तो केवल 2 फिंगर, हाँ, एक इंडेक्स फिंगर फिंगर, और एक रिंग फिंगर। लक्ष्मी जी बिल्कुल सही इंडेक्स हैं फिंगर आप, लेफ्ट का, आपका लेफ्ट हैंड। इंडेक्स फिंगर सर तर्जनी लेफ्ट और कनिष्ठिका राइट। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग सब मिला लीजिए इसको। आपके जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड का, ये होगा आपका लेफ्ट हैंड,
स्मॉल फिंगर होगा आपका राइट हैंड। सिंपल है, हाथ को ऐसे रखेंगे ना, जो राइट साइड होगा वो राइट होगा, लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट होगा। हाथ को सिंपल आप ऐसे रख लीजिए। बहुत देख रहे हैं क्या वो? जो राइट साइड है वो राइट हैंड और राइट लेग होगा, और लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग होगा। अभी वो Yes, sir. हाथ बनाने वाले थे वो। आप ये देख लीजिए, फोटोग्राफ देखिए जरा इधर। उनको आप पीपीटी देखिए, पीपीटी में मैंने जो स्लाइड दिया है उस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए आप। ये लेफ्ट हैंड का फोटोग्राफ्स है, बीच का 2 पैर है और ये बगल का 2 हाथ है। जरा गौर से देखिए, कुछ डिफरेंट है इसमें। क्या डिफरेंट है जरा देखने का प्रयास कीजिए प्लीज आप लोग इसको। सर सब छोटे बीच बड़े का 2 पैर है, छोटा एक बड़ा बगल है। का 2 हाथ है। राइट, इसमें राइट पैर इस तरफ है एंड लेफ्ट उस तरफ है। इसमें देख लीजिए, ये मेरे बाएं हाथ का फोटोग्राफ है। तो मैंने कहा था कि आपके लेफ्ट लेग मिडिल फिंगर होगा, राइट फिंगर रिंग फिंगर होगा, ये वाला राइट लेग है। लेफ्ट हैंड ये वाला फिंगर है आपका इंडेक्स फिंगर है, फिर से सुन लीजिए। और राइट हैंड आपका ये स्मॉल फिंगर है। आप अपने हाथ को सामने रख करके मिलाकर देख लीजिए। मैं जो कह रहा हूं उसको, मुझे बहुत जल्दीबाजी नहीं है, मेरा सिखाना, आपको सिखाना मेरा उद्देश्य है जी। मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड में अगर राइट हैंड हो जाए, मान ले जाए, चलिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको। आप ये राइट लेफ्ट हैंड है, अगर राइट हैंड में देखेंगे, अपने राइट हैंड में देखिए, बताइए आप अपने राइट हैंड में राइट लेग कौन सा फिंगर होगा बताइए। राइट हैंड में दायां हाथ में दायां पैर कौन सा फिंगर होगा? रिंग फिंगर सर। नहीं मैम, गलत बता दी आपने, मिडिल गलत बता दिए। मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर। सर राइट या मिडिल लेफ्ट? फिंगर। मैंने कहा था राइट हैंड में राइट लेग दायां पैर। मिडिल फिंगर सर। मिडिल फिंगर सर, मिडिल फिंगर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग बिल्कुल सही सीख रहे हैं और सही जा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मिडिल फिंगर होगा, बहुत सिंपल थ्योरी है। हाथ को ऐसे सामने रखना है, इस तरह से सामने रखना है, और ऐसे रखने के बाद, शायद मेरे हाथ को आप देख नहीं पा रहे हैं, सॉरी, इसके लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। ये ऐसे रखेंगे और इसमें जो राइट साइड है, जो राइट साइड है उसको राइट कहिएगा, लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट कह दीजिएगा। 2 फिंगर इधर कर लीजिए, 2 फिंगर इधर राइट साइड। तो मिलकर 2 पैर होगा। निकाल चुके या 2 निकाल चुके जी देखिए, मैं मेरे हाथ को आप लोग देखिएगा, ऊपर जो आप उठा, ये ब्रेन वाला भाग ऊपर में बिल्कुल इंसान की आकृति बनती है इसमें। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये देख लीजिएगा कि इसमें कलाई कौन सी होगी, केहनी कौन सा होगा, कंधा कौन सा होगा। यदि आपसे प्रश्न किया जाए तो सिंपल है, वो दिख रहा है आपको फोटोग्राफ में, वीडियो जो आपका चल रहा है पीपीटी, उसमें देख लीजिए। ये बाएं हाथ है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर है। तो कलाई कौन सी होगी? लास्ट वाला ज्वाइंट। ये पहली वाली पोर जो हमारे कलाई है, देख लीजिए, पहली वाली पोर जो होती फर्स्ट वाली, ये कलाई है। यदि कलाई की कोई प्रॉब्लम है तो एक मेथी की पट्टी यहाँ पे लगा दीजिए। कहाँ लगाएंगे? इस ज्वाइंट पे। अगर किसी केहनी में दर्द है, टेनिस एल्बो होते हैं जब व्यक्ति क्रिकेट खेलता रहता है, या फिर से क्या बोलते हैं आपका वो कॉक जो खेलते हैं ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो आप केहनी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, एल्बो की कोई भी प्रॉब्लम है, तो सेकंड ज्वाइंट में मेथी की पट्टी लगा दीजिए। या मेथी पट्टी लगाए, सिंपल पेन उठाइए, उसको मसाज कीजिए, ऐसा मसाज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसे चारों तरफ से क्या है, मसाज दीजिए। अगर कंधे की प्रॉब्लम है तो कंधे के लिए बिल्कुल इस ज्वाइंट में प्रॉब्लम है तो इस ज्वाइंट का ट्रीटमेंट। नंबर दूसरा देख लीजिए, अगर पैर में चले जाए, एंकल एडी में दर्द है तो एडी के लिए हो जाएगा पहला ज्वाइंट, ऊपर का टॉप वाला भाग, ये फर्स्ट ज्वाइंट, जहां से पहला भाग मुड़ रहा है आपका। घुटने में दर्द है तो दूसरा वाला ज्वाइंट। घुटने की प्रॉब्लम बहुत सारे मिल जाएंगे। आपके बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी हो तो उनके जरूर सेवा में लगाइए, इसको बहुत ही काम करेगा।
और दूसरे पैर के लिए भी वैसे ही कर लीजिए। और कमर में दर्द हो तो कमर वाले भाग में अभी आज बताने वाला हूँ, लेकिन अभी इतना वाले भाग आप देख लीजिए। किसी कोई प्रश्न पूछना है क्या, इसे बताइए पहले मेरे को। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। फिर मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। सर ये मैंने कहा मेथी है, पट्टी कितने दिन तक लगानी चाहिए? हाँ मैम, ये प्रश्नों का उत्तर तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, कितने दिन तक लगाना चाहिए। मैं तो कहूँ जब तक ठीक ना हो तब तक लगाते रहिए। आप कहे सर कितने दिन तक लगाते रहे, तो इसके लिए ये है कि पहले आप डायग्नोसिस सही करना सीख जाइए। तो मैं बता दूंगा कि आपको 15 दिन लगाना है या 20 दिन लगाना है। तो कम से कम अभी तो इतना कर लीजिए, 1 सप्ताह 15 दिन तो जरूर लगाना ही चाहिए। उसके बावजूद भी लगाते रहें जब तक ठीक ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम, अगर साल भर 10 साल की प्रॉब्लम है, अगर उसे 6 महीना लगा लेंगे तो कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, फायदा ही करेगा। और केवल रात रात में लगाइए, दिन में तो निकाल के छोड़ दीजिए, पूरा 24 घंटा मत लगाइए उसको। अर्थात स्किन जो है क्या है, वो सेंसिटिव होता है तो थोड़ा गलने लग जाता है, अर्थात चुभेगा तो छाले पड़ने के चांस बनता है। और बहुत टाइट मत लगाइएगा, हल्का थोड़ा टाइट ही रखिए, बहुत ज्यादा टाइट मत रखिएगा। अब देखिए, मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, आप ये पीपीटी भी देखते रहिए। देखिए पीपीटी मैंने देखा, पीपीटी मैं अपने ये कर्सर चलाकर दिखा भी रहा हूँ। देखिए अगर हाथ की कलाई में दर्द हो, बाएं हाथ कलाई में, तो पहले वाले ज्वाइंट पे देखिए, इसमें देखिए और पीपीटी देखिए, पहले वाले ज्वाइंट बोले तो ऊपर वाले ज्वाइंट पे, इस वाले ज्वाइंट पे पूरे राउंड सर्कल में लगाइए। अगर कहनी में दर्द है, मतलब कहनी मतलब ये कलाई, सॉरी ये वाले भाग में, एल्बो ज्वाइंट, तो इसके लिए सेकेंड नंबर ज्वाइंट मतलब मिडिल ज्वाइंट पे, मिडिल ज्वाइंट, इस ज्वाइंट पे आप मेथी की पट्टी लगाइए। या तो फिर आपने इस जो पेन है, पेन से आप सिंपल मसाज या किसी चीज से सिंपल ऊपर नीचे मसाज कीजिए। अगर दर्द होगा, रियल में दर्द होंगे, पेन आएगा वहां पे। जिनका दर्द नहीं है उसको नॉर्मल आप देखेंगे, सिंपल का ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बोलेगा वो। लेकिन जिनको दर्द है, जरा उनको जब दबा कर देखिएगा तो आ ऊ मम्मी पापा जो भी आवाज निकालता है वो निकालना शुरू कर देगा वो यहाँ। वैसे ही यदि पैर में प्रॉब्लम है तो मिडिल फिंगर लीजिए। अगर बायां पैर में प्रॉब्लम है तो मिडिल फिंगर लीजिए। और मिडिल फिंगर में मान लीजिए एड़ी में दर्द है या टकने में दर्द है, तो टकने के लिए पहला ज्वाइंट होगा एंकल ज्वाइंट। और यदि घुटने में दर्द है तो घुटने के लिए बीच वाला ज्वाइंट होगा। ये महत्वपूर्ण है घुटना, क्योंकि घुटने के लिए आज लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। और आपके तो मैं सुना हूं कि उदयपुर में तो पूरे के पूरे घुटने रिप्लेसमेंट होता है आपके यहाँ, ठीक है ना। तो घुटने रिप्लेसमेंट के लिए कि आप यहाँ पे मेथी की पट्टी लगाइए, गारंटी देता हूँ उनको रिप्लेसमेंट वाली तकनीक जो है आप उसे छुटकारा निजात दिला सकते हैं। सर अगर हाई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो तो? मैम उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है ना आर्थराइटिस जो है ना, सिंपल घुटने अभी हम लोग सीख रहे हैं ना मैम, तो अभी इसी में देखिए ज्वाइंट है तो प्रॉब्लम तो इसी में लगाइए। लेकिन अगर अर्थराइटिस को जड़ से समाप्त करना है तो उसके लिए थोड़ा एडवांस हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर बात करूंगा, है ना, डिजीज वाला। अभी सिंपल छोटे छोटे डिजीज को लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। जो क्रिटिकल केस में मैं फंसाऊंगा तो फिर फंस जाएंगे, फिर वो हम लोग जो सीखने वाले हैं वो थोड़ा रुक जाएगा, है ना। तो पहले अभी सीख लेते हैं, फिर उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर घुटने में अर्थराइटिस की वजह से भी घुटने में दर्द है तो भी लगेगा यहीं पे ही। सर अगर सर्वाइकल की वजह से कंधे में दर्द है तो अंगूठे में लगानी है या उंगली में लगानी है? कहा है, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। सर सर्वाइकल की वजह से अगर कंधे में दर्द है तो अंगूठे पे पट्टी लगानी है या उंगली में लगानी है? अंगूठे में लगानी है, अंगूठे में लगानी है आपको यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैम आपको, फर्क तो यहाँ से पड़ेगा। सर्वाइकल की वजह से सर्वाइकल में ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा आपको। यस, दर्द तो कंधे में है। बहुत सुंदर प्रश्न। कंधे में तो शोल्डर पॉइंट दिया हुआ है ना? हाँ, कंधे में है तो शोल्डर पॉइंट, शोल्डर मतलब देखिए इंडेक्स फिंगर का ये नीचे वाला ज्वाइंट, इंडेक्स फिंगर का नीचे वाला ज्वाइंट पे, इस ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट देंगे आप। जी सर। अगर कंधे में है तो कलाई में, कहनी में है तो बीच में, और कलाई में है तो ऊपर वाले ज्वाइंट पे। बहुत सिंपल है। जी सर। आपका ये फोटोग्राफ सामने आ रहा है ना, इस फोटोग्राफ को भी आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मारिएगा तो स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा ये। थैंक यू सर। जी, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए पहले। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसमें फिंगर का उपचार आप दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन घुटने का ट्रीटमेंट हाथ की उंगलियों की अपेक्षा पैर के उंगलियों में दीजिए, आप ज्यादा काम करेंगे।
एक रूल्स है, वो रूल्स आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए या सुन लीजिए अच्छी तरह से। हमारे शरीर का अगर दो भागों में शरीर को डिवाइड किया जाए, ऊपर और नीचे, तो उसका सेंटर भाग कहाँ पड़ेगा पता है आप लोग को? नाभि। नाभि सर। नाभि, नाइस। नाभि। और आप कमर अपने सर। शरीर की हाइट कितनी होती है पता है आपको? शरीर अपने की हाइट दोनों हाथ, कितनी होती? दोनों हाथ के बराबर, दोनों हाथ से। अच्छा जी, दोनों हाथ के बराबर, चलो ठीक है, दोनों हाथ के दोनों बराबर हाथ भी होता है। अपने जो दोनों हाथ को फैलाते हैं जितनी बराबर आती है सर। अच्छा, दोनों हाथ को यूं फैला दे तो उतनी बराबर होती है। जी जी सर। चलो ठीक है, वो आपका माप हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है 96 अंगुल, 96 अंगुल होते हैं। कितने अंगुल होते हैं यहाँ? 96 अंगुल। आप अपने बॉडी को इस तरह से नापेंगे, 4-4 अंगुल ऐसे ऊपर नीचे, तो आप 96 अंगुल आएंगे। लेकिन अपने उंगलियों से नापना है, पड़ोसी की उंगलियों से नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो 96 अंगुल के हम लोग होते हैं। तो 96 अंगुल में सेंटर जो पार्ट होता है वो नाभि ही आता है आपका। अब इसमें रूल से ये देख लीजिए कि नाभि के नीचे कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट पैर के तलुए या पैर के उंगलियों में लगाइए, और नाभि से ऊपर कोई दिक्कत है उसका ट्रीटमेंट हाथ के हथेलियों में दीजिए, वो क्विकली और फास्ट काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि घुटने में यदि दर्द है आपको, तो घुटने का दर्द का ट्रीटमेंट हाथ की इस उंगलियों में लगाने की अपेक्षा, मिडिल फिंगर लगाने की अपेक्षा, पैर की उंगलियों के मिडिल टो में लगाइए। उंगली तो वही रहेगी आपका, मिडिल वाला, बीच वाला उंगली ही यूज करना है आपको, और उसका बीच वाला ज्वाइंट में ही मेथी की पट्टी लगाइए। इज वेरी फास्ट काम करेगा। तो इसका ध्यान रखें आप, क्योंकि हाथ की उंगली और सर हाथ में प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना सर। जी मैम, फिर से रिपीट कर रहा हूं सर एक बार मैंने रिपीट ये कीजिए कहा है प्लीज। कि हमारा शरीर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो नाभि सेंटर पार्ट होता है। तो नाभि से नीचे यदि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए XYZ, उसका ट्रीटमेंट पैर में देना चाहिए, पैर के तलुए में देना चाहिए। और नाभि से ऊपर यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट हाथ की हथेली में दीजिए। हम लोग इसको प्राइमरी कोरोस्पोंडेंस बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। यदि आप पैर के ट्रीटमेंट यदि हाथ में देंगे उसको सेकेंडरी कहते हैं हम। सेकेंडरी मतलब है थोड़ा सा कम काम के लिए, तो घुटने का उपचार पैर में दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो किसी को दिक्कत है क्या? सर पैर में कहाँ पर देंगे घुटने का? मैम मिडिल फिंगर, मिडिल टो है, मिडिल टो है। अच्छा, जो हाथ की उंगलियों में वही पैर की उंगलियों में भी रहेगा? बिल्कुल सेम रहेंगे मैम, जैसे हाथ है वैसे ही पैर है, कोई फर्क नहीं है, बस ऐसे उंगली छोटी है, पर ज्वाइंट उसमें भी 3 है। जी जी सर, ओके। ज्वाइंट उसमें भी 3 है, उंगली छोटी है, बस वो फर्क है उतना ही है, बाकी कोई फर्क नहीं है। जी सर। नो 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 चेंज, कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम वैसा ही है ना। तो जो हाथ में देंगे वही पैर में ही सेम जगह पे, नो चेंज। लाइन मार दो। राइट पाँव में दर्द है तो राइट पाँव की उंगली में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट है तो राइट पाम में लगाइए, लेफ्ट है तो लेफ्ट पाम लीजिएगा। इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है आप। ये राइट है, ये लेफ्ट। आप एक बार इस पीपीटी को देखिए यहाँ पे। ये दोनों हाथ है, दोनों सेम है, कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, देख लीजिए आप, सेम है, सेम हमने दिखाया दोनों को। ये कंधा है, ये हिप है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आसान है ये सारे चीज। अगर व्यक्ति एक बार सीख जाता है ना, फिर इसको लगता है कि बाकी और सब में क्या है ना, सब में तो घालमेल है। वो भानुमति का पिटारा कहीं से कहीं से लाकर सब लोग जोड़ चुके होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साइंटिफिकली है, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इसको सेट किया गया है। और सेट ही क्या किया गया, परमात्मा ने जो दिया है उन्हीं को अनुकूलित करके इसको लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। सर एक प्रश्न है जी सर, ना सर्वाइकल की वजह से भी शोल्डर में पेन होता है, और दूसरा आजकल फ्रोजन शोल्डर भी हो गया है प्रॉब्लम लोगों को। तो जैसे सर्वाइकल की वजह से अगर हम पट्टी लगाते हैं तो हमें अंगूठे के यहाँ लगानी चाहिए,
और हम अंगुली पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे शोल्डर जॉइंट है हमारा? देखिए मैम, नुकसान तो कोई करेगा ही नहीं। अगर अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने मेथी पट्टी लगा दी तो फायदा ही करेगा वो, नुकसान तो जी करेगा जी नहीं सर। वहां पे। तो इसलिए आप लगा दीजिए, जहां दर्द हो रहा है वहां भी मेथी पट्टी लगा दीजिए, गर्दन में तो लगा ही दीजिए आप, ठीक और है ना? दोनों में लगा फ्रोजन शोल्डर जब होता है तो सिर्फ अंगुली में ही लगाएं? बिल्कुल, फ्रोजन शोल्डर है तो उंगली में लगाइए, लेकिन मैम उंगली में लगाने से और लगाते समय तो राहत मिल जाएगी, लेकिन फ्रोजन शोल्डर का वजह कंधे तो होता है, जरूर होता तो कंधे जी में सर। है, लेकिन जरा गहराई में जाइएगा तब फ्रोजन शोल्डर कंधे की वजह से नहीं, पेट की वजह से होता है। जी किसकी सर, वजह से होता है? किसकी वजह से? पेट, पेट के वजह से। पेट में एसिडिटी गैस की वजह बनेगी, पेट जी में जी डाइजेशन की जी पावर सर। नहीं होगी, तो फिर फ्रोजन शोल्डर आएगी आपको, ठीक है मैम? जी सर, धन्यवाद सर जी। तो इसका सटीक उपचार कब होगा? इसका सटीक उपचार कब होगा? जब पेट की सही तरह सफाई हो जाए, पाचन शक्ति को बढ़ा दीजिए, तो फिर आप धीरे धीरे कंधे का भी उपचार करते रहिए, पेट का भी उपचार करते रहिए, दोनों उपचार एक साथ चलेगा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सही डॉक्टर होता है जो गहराई उसकी जड़ को देखता है, ठीक कि है ना? आजकल तो सर है ना जड़ को देखकर उसको उपचार किया जाता है। जी सर, आजकल ये कलाई मतलब एल्बो तक दर्द रहता है, शोल्डर से लेके एल्बो तक, तो काफी दिक्कत आती है लोगों को कि हाथ उठाने करने में भी। तो वो पूरा कलाई तक जो एल्बो तक दर्द है वो उसी वजह से होता है सर, फ्रोजन शोल्डर नहीं की वजह से ही? नहीं 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 नहीं, वो फ्रोजन सर शोल्डर अलग हो ओनली गया ना? फॉर ओनली फॉर शोल्डर में होगा, वो शोल्डर में होगा, वो कलाई तक नहीं आएगी मैम। जी सर, अगर वही। कलाई तक आ रही है तो कहीं सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। सर एक जी क्वेश्चन है। सर। अच्छा सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, एक पाँव में दर्द बहुत रहता है घुटने से लगा करके नीचे तक, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिया जाए? सर यदि मुझे एक बार देखने के बाद ये बताना है, मुझे एक प्रश्न उत्तर दे दीजिए, क्या पैर में नसें निकली तो नहीं है? नसें निकली तो नहीं है? नीली हाँ नीली जी? नसें, उभरी हुई नसें नहीं है कि नहीं? नहीं, नीली नीली नसें हैं पैर में? नो, नहीं है। ओनली फॉर पेन है। उम्र क्या है? उम्र 66। 66 उम्र है। अच्छा जी। कोई एक पाइल्स पाँव में की रहता है घुटने से लगा करके एड़ी तक, और यहाँ एक पाँव में ही रहता है। देखिए उसका दो वजह हो सकता है, या तो पेट में गैस बन रही है, डाइजेशन पावर नहीं है उनका। अच्छा। डाइजेशन पावर वीक होने से ये प्रॉब्लम आती है, कमजोर, या स्किन कमजोर हो जाती है उनकी स्किन। अच्छा, ठीक है, ये लेडीज है या जेंट्स है पहले बताइए मेरे को। नहीं जेंट्स है। डाइजेशन पावर तो ठीक है जी। 4 चपाती सवेरे, 4 चपाती शाम को, ठीक और है, दूध वगैरह भी लेते हैं। चलो कोई नहीं सर। अभी अगर ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम सर, देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, डायग्राम मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरे कर्सर देखिए यहाँ पे, ये जो आपका पहला वाला ज्वाइंट और दूसरे ज्वाइंट के बीच जो खाली जगह है उसमें मेथी की पट्टी लगाई है। ठीक है। पैर में देखिए, पैर में देखिए, मैं यहाँ कर्सर चला रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्या सभी का स्टमक यहीं पे होगा? जरा हाथ को ऐसे रखिए और स्टमक ऐसी बनाएंगे आप। अब डायफ्राम, इसमें जो डायफ्राम जो होगा ना साथियों, डायफ्राम ये वाला एरिया होगा, देखिए ये वाला एरिया जो हमारे मणिबंध है, इसको डायफ्राम, पहले हमने डायफ्राम इस वाले एरिया को माना था। अब जब ऐसे हाथ को स्टैंडिंग पोस्चर में लाएंगे तो हमारा अंगूठे की तरफ सी है, ऐसे ऐसे ऐसे। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। ओ मैम सॉरी, एक इमरजेंसी किसी का फोन आ रहा था, बार बार कर रहा था, मैं कहा एक बार बोल दूं उसको। जी। चलिए, तो साथियों ये आपका क्या था, ये स्टमक है, बना लिया आप लोगों ने, क्या ऐसा स्टमक बना लिया? अब इस स्टमक को देखिए, मैं थोड़ा अगला स्लाइड दे रहा हूँ, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है इसका। स्लाइड जो देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये ओरिजिनल इसका फोटोग्राफ है। पहले मैंने इसकी डायग्राम, सुन ले, इसको जरा बनाइए, अच्छी चीज आ रही, जरा इसको बनाइए एक बार।
में ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई नहीं करेंगे, मैं देखूंगा, आप लोग ट्राई करके जरा वीडियो ऑन कर मुझे दिखाइएगा तो मुझे समझ आएगा। अरे बैकग्राउंड में जिसका माइक चालू है वो प्लीज बंद कर देगा क्या माइक? हाँ अच्छा, अब इसके बाद देख लीजिएगा, ये हो गई स्टमक। एसिडिटी की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम इसी आर्गन की प्रॉब्लम से आती है। अब कब और कैसे आती है मैं कल चर्चा इसके बारे में बात करूंगा, इसके एनर्जी लेवल के बारे में कल समझाऊंगा। आज तो आप इसके कोरोस्पोंडेंस जो कहाँ कहाँ बॉडी आर्गन बनेगी उसको आप देख लीजिए पहले आज। इसके बाद साथियों अगला स्लाइड देख लीजिए, यह है स्प्लीन, जो आप अपने स्लाइड में देख पा रहे हैं। देखिए स्टमक के बगल में एक ऑरेंज कलर का बना हुआ है अर्धचंद्राकार, ये लेफ्ट साइड है। अगर आप लेफ्ट हैंड में बना रहे हैं तो लेफ्ट साइड बनेगा स्प्लीन, प्लीहा। अभी हमारे एक साथी कह रहे हैं ना पैर की पिंडलियों में दर्द है, ये पैर का पिंडली इसी आर्गन के वजह से आती है, प्रॉब्लम की वजह से। कमजोरी, वीकनेस, ब्लड की कमी जब होती है तो स्प्लीन की प्रॉब्लम आती है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब पिंडलियों में प्रॉब्लम हो या मसल्स में प्रॉब्लम आ जाए तो ये समझना पैर की मसल्स में स्प्लीन इसके जिम्मेदार होगा। तो इसको ध्यान से देखना पड़ता है। सर जो ये मस्कुलर एट्रोफी करके जो बीमारी है सर, ये इससे ठीक हो जाएगी? मस्कुलर एट्रोफी के लिए नहीं, ये पूरे जिम्मेदार नहीं होगा उसके लिए, पूरे जिम्मेदार ये नहीं होगा उसके लिए। मुझे आपको और आगे चलना पड़ेगा सर, उसको थोड़ा सा रखे रहिए अपने पास, बाद में थोड़ा सा पूछिएगा। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए पूरे एट्रोफी के लिए पूरे काम नहीं करेगा, बट ये थोड़ा सहयोगी हो जाता है, उसमें थोड़ा सहयोगी है, थोड़ा सहयोगी है जरूर। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट से मेरा निवेदन है कि अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख के डाल दें, बाकी अपना सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसको रेगुलर चलने दीजिए और अपने जो भी क्वेरीज है चैट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए। ग्रेट मैम, ग्रेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए ये स्प्लीन है हमारा। स्प्लीन के बाद अगला देख लीजिएगा, इसमें लीवर आएगा। ये ओरिजिनल पहले फोटोग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है स्प्लीन का, देख लीजिए इस तरह से बनता है। और इसके बाद साथियों ये है मेरा, ये आपका है लीवर। देखिए लीवर, पहले स्टिक डायग्राम देख लीजिए पहले आप, ये स्टिक डायग्राम है, इस स्टिक डायग्राम को देखिए आप, ये है लीवर। लीवर ट्रेंगल है तो कोने में ट्रेंगल एरिया को लीवर में बनाइए, लीवर के रूप में बनाइए, जैसे इस तरह से बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप, इस इधर से इधर ऐसा, और ऊपर भी ऐसा बना हुआ है। तो इस एरिया को खाली मत छोड़िए, इसको जरा बनाइए। अगर कोई एक आध बना लीजिए, जरा अपना वीडियो ऑन करके सामने दिखाइए, मैं देखना चाहूंगा कैसे बना रहे हैं आप। बनाते रहिए, एक कोई अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी मैम, अवनी जी आप थोड़ा सा नीचे रखिएगा हाथ, तो वीडियो सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह वाह, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग के हाथ देख करके, बहुत सुंदर, अति सुंदर, थैंक यू। इसका मतलब आप लोग बना रहे हैं, और जिनका डायग्राम, जिनको हो सकता है ऐसा हमारा आर्ट सही नहीं है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा घुमाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा आर्टिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सिंपल आप जरूर बनाइए। और कुछ नहीं करना, जिसके लीवर में प्रॉब्लम है ना, तो लेफ्ट हैंड के इसी वाले एरिया को दबाते रहिए। इतना तो व्यक्ति कर ही सकता है ना, जो एरिया बता रहा हूँ उस एरिया को हल्का से हल्का दबाते रहिए, दबाने से मालूम पड़ जाएगा वो आर्गन प्रॉब्लम है या नहीं। कल मैं इसके डायग्नोसिस पे सारे पॉइंट फंडा कल चर्चा करूंगा डिटेल से। आज तो टाइम भी ओवर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको आगे समराइज कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। जरा अगला देखिए, इसमें देखिए ये ओरिजिनल फोटोग्राफ ऐसा रहता है। सॉरी, एक मैं बेक कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये वाला ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे लीवर बना है, लीवर के बीच में एक जो है ना गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर देखिए, ये वाला गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर का जो है ना, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्त का थैली, पित्ताशय कहते हैं इसको आप। इसको भी थोड़ा सा गोल ऐसे ही थैली नुमाई जरूर बना लें, उसमें लीवर के बीचों बीच अंदर में ही होता है, थोड़ा सा किनारे में लिपटा हुआ अंदर की तरफ, लेकिन है ये से अलग है। ये जो पित्त बनता है, तो पित्त को इकट्ठा करने का काम इस गॉल ब्लैडर का होता है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पेंक्रियास, ये है पेंक्रियास, जो ग्रीन कलर देख रहे हैं पत्ती नुमा, ये है पेंक्रियास। अगर किसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाए तो डायबिटीज की प्रॉब्लम का उपचार हम लोग यहाँ पे देते हैं, इस पेंक्रियास पे। और आजकल लगभग
मैं समझता हूँ 5 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम है इंडिया में। तो इस के उपचार के लिए इस जरा ज्वाइंट की इस जगह को जरा देख लीजिए। इसमें मैं कलर भी बताऊंगा, इसमें मैग्नेट भी बता सकता हूँ, इसमें बहुत सारे चीज उपचार देने की तरीका बताऊंगा आपको मैं। पहले एक बार सीख लीजिए कि ये आर्गन्स कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ लगाएंगे हाथों में इसका उपचार। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना रहे हैं और देख देख कर फोटोग्राफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसको देखते रहिए, बनाते रहिए इसको आप। और इससे नेक्स्ट एक मैं आगे बढ़ा रही हूँ, देख रही आप, जरा इसको देख लीजिए। ओरिजिनल फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ मैं आपको, पीपीटी में जरा देखिए। ये देख लीजिए इस तरह से लीवर है, नीचे पेंक्रियाज आ गया। देखिए पेंक्रियाज एक फल बताया जिसका नाम है करेला, करेले के आकार में। और इसके बाद ये देख लीजिए और बड़ा फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा सा फोटोग्राफ ये देख लीजिए। जैसे स्टमक है, स्टमक के नीचे ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, यहाँ देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जहाँ से इंसुलिन का निर्माण होता है। अगर ध्यान से देखेंगे अंदर तो ऐसी छोटी छोटी अंदर बीज पाए जाते हैं। और वैसे देख लीजिएगा ये जो आइलेट्स दिख रहा है ना, ये सारे से अमरूद की तरह है। अमरूद की जो होती है ना, अमरूद जो खाते हैं आप लोग, जामुन, सॉरी जामुन, जामुन जो खाते हैं उसके बीज की तरह देखिए कलर वही है, बैगनी कलर। इसलिए जामुन भी इसके लिए कोरोस्पोंडेंस काम करता है। जब जामुन खाएंगे आप सीजनेबल, तो ये भी डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उसका कलर, उसका रंग, उसका शेप हमारे बॉडी आर्गन से मैच करता है। इसके बाद साथियों थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पेंक्रियाज बना लिया है, इसके बाद बनाइए ये बड़ी आंत। बड़ी आंत बनाइए। देखिए बड़ी आंत कैसे बनेगा, देख लीजिए। स्मॉल फिंगर के ऊपर से ऐसे ऊपर ले लीजिए, ये ऐसे साइड ले जाइए, नीचे लाइए, फिर इधर ला करके 2 उंगलियों के बीच, ये एनस पार्ट होगा। देख लीजिए ये एनस पार्ट है। एनस को 2 उंगलियों के बीच, अच्छा 2 पैरों के बीच ही निकालिएगा। तो ध्यान से दीजिए, देखिए आपका ये, इसमें मैंने मूवमेंट दिखा रहा हूँ। देखिए एक मूवमेंट देखिए उसमें, पैराटेल्सिस मूवमेंट। ये देखो आपके सामने आ गया है पीपीटी के रूप में। इसको कहते हैं पैराटेल्सिस मूवमेंट। लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है ये, ऐसे यहाँ से। हमारा कॉन्स्टिपेशन यहीं पे होता है। देखिए ये जो है ना, ये असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसफर कॉलन है, ये डिसेंडिंग है, सिग्मोइड, रेक्टम, और ये एनस पार्ट है। एनस को बिल्कुल 2, जैसे पैरों के बीच में हमारा एनस पार्ट होता है, वैसे ही हमारे 2 उंगलियों के बीच में एनस पार्ट यही निकालिए, अदरवाइज कहीं और मत निकालिएगा। बड़ी आंत का स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स यहाँ पे पाया जाएगा। देख लीजिए ध्यान से आप लोग, हमारा ये अपेंडिक्स का पार्ट है, ये अपेंडिक्स है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, इसमें एक छोटी आंत और भी है, तब कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये कोरोस्पोंडेंस। फिर कल अगले और चर्चा करेंगे, क्योंकि तो इससे पहले वाले क्लास हम कुछ मिस कर चुके थे, इससे थोड़ा सा इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, थोड़ा समय आपको ओवर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बड़ी आंत है। जरा बना लिए होंगे, जरा एक आध कोई वीडियो ऑन कर दिखाइए प्लीज, ताकि मैं संतुष्ट हो। कोई एक आध वीडियो ऑन कीजिए। सुंदर अवनी साहू जी आप बनाई है, लेकिन मूवमेंट बनाइए उसमें। मूवमेंट जैसे मैंने मूवमेंट बनाया ना, ऐसा मोड़ा है उसको, ऐसा ऐसा जिग-जैग, उसको जिग-जैग बनाइए। इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है ना, सिंपल रखेंगे इसको। मूवमेंट जैसे मैंने मोड़ा है ना, इस तरह से मूवमेंट बनाया। इस मूवमेंट का बड़ा वैल्यू है, इसको बोलते हैं पैराटेल्सिस मूवमेंट। पैराटेल्सिस मूवमेंट को जरूर बनाना है आपको। इस तरह से मूवमेंट बनाएंगे तो हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इस मूवमेंट के ना होने से व्यक्ति के पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। वायु तत्व बढ़ाने से ये मूवमेंट हमारा बढ़ता है। कोई और दिखाइए। ये देखिए बड़ी आंत का ओरिजिनल फोटोग्राफ देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये है आपका छोटी आंत। आप छोटी आंत को जरा ध्यान से देखिए, जितने बना लिया है। छोटी आंत कहाँ शुरू हो रही, देखिए ये हमारी स्टमक है ना, येलो कलर का, देखिए देख पा रहे हैं आप, ये डिड्यूनम है। स्टमक का जो छोटे नीचे लास्ट पार्ट, इसको बोलते हैं डिड्यूनम। डिड्यूनम से छोटी आंत जुड़ती है,
और इस बड़ी आंत के नीचे से होकर पूरे के पूरे नीचे घूमते घूमते लगभग 9 मीटर होती है ये पूरे पूरे घूम करके ये देखिए अपेंडिक्स के ऊपर इस सीकम वाले एरिया पे जुड़ जाती है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बीच में कहीं तोड़ फूट मत कीजिएगा पूरे घुमा दीजिए जैसे घुमा सकते हैं इसको बिना टूटे इधर उधर पूरे बीच वाले भाग में भरिए इसको और अंतिम में ला करके क्या कीजिए इसको आप अपेंडिक्स के ऊपर वाले ज्वाइंट पे उसको जोड़ दीजिए अर्थात भोजन स्टमक के बाद छोटी आंत में आती है और छोटी आंत के बाद आपकी बड़ी आंत में और बड़ी आंत से जो यहाँ पे मल होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं पाचन से उसमें पानी भी होती है पानी का जल का अवशोषण होता है बाकी मेटर जो भाग होते हैं उसको बाहर मल के रूप में शरीर बाहर इनस पार्ट से बाहर निकाल देता है तो मल का बाहर निष्कासन और जल का अवशोषण ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है और छोटी आंत भोजन को क्या करता है अवशोषित करता है विटामिन प्रोटीन मिनरल वाटर सबका अवशोषण छोटी आंत में होती है तो साथियों ये हमारे बॉडी के इन साइड का सामने वाले फ्रंट वाले भाग का पूरे के पूरे फोटोग्राफ मैंने बना दिया जरा बनाइए दिखाइए आप लोग बना लिए क्या अवनी दिखाया बेटा दिखा हो गया क्या आपका सुंदर बहुत सुंदर बनाई तूने ठीक है ओके ये तो हो गया आपका अब इसके बाद देख लीजिए साथियों मैं थोड़ा सा अगला स्लाइड दिखा देता हूँ आपको देखिए इस तरह से एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ देखिए ऐसा देखिए कैसा लग रहा है जैसे इंसान इधर बगल में खड़े हैं वैसे मैंने एक इंसान यहाँ आपके सामने बना दिया देख लीजिए एक चलता फिरता एक इंसान और थोड़ा सा आगे और दिखा दूं मैं तो आपको और अच्छा लगेगा देखिए इस तरह से देख लीजिए आप पूरे के पूरे इंसान आंख कान नाक लेकर के सब कुछ हमारे हाथ के शरीर बशर्ते ये है कि अंगूठा थोड़ा झुका हुआ है अंगूठा को सीधा कर दिया जाए तो पूरे के पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी हाथ की हथेली में है कैसे लग रहे हैं आपको मैं अच्छा लग रहा होगा ये देख करके कि और इसको मित्रों अगर देखना है तो आपके YouTube में मेरा एक YouTube है आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी आप वहां पे देखिए मैं इसके बारे में भी अलग अलग वीडियो में अभी डालने वाला हूँ अभी पूरा नहीं डाला इसमें मुद्राओं के बारे में योग के बारे में योग के विद्यार्थी या अलग अलग चिकित्सा वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में उसमें बहुत सारे मैटर आपको अवेलेबल होंगे नोट जरूर कर लिए योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी मेरा फोटोग्राफ देख पाएंगे उसमें जैसे आएगा अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा उसको और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे मैटर मिलता रहेगा उसमें तो आप लोग देख लीजिए उसमें कोई समझ नहीं आए तो क्वेश्चन कीजिएगा बाकी ये मैंने आपके सामने पूरे पूरे फोटोग्राफ दिए कल हम इससे आगे बढ़ेंगे कोई प्रश्न हो तो प्रश्न इसमें पूछ लीजिए इतने वाले पूरे फुल बॉडी आपका दिखा रहा हूँ इस पे कल हम लोग इससे एक कदम आगे पीछे वाले भाग जो देखेंगे इसका पीछे ब्रेक पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद डिजीज वाइज इसमें कलर कैसे लगाएंगे मैग्नेट कैसे लगाएंगे इसके बारे में कल पूरी मैं चर्चा इसमें करूंगा जी बताइए वो रीढ़ की हड्डी का ही कह रही थी हाँ रीढ़